यहाँ मास पर यूनिट लेंथ क्वेश्चन नंबर 1 में वेरिएबल है, तो वेरिएबल होने के कारण वो मास पर यूनिट लेंथ है, मास नहीं है। x डिस्टेंस पर गए, वहां एक छोटा सा टुकड़ा लिया dx और उसको मास पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया m नॉट x, तो ये हमें क्या मिल गया, dm। अब यदि मैं यहाँ इस जगह टेंशन देखना चाहता हूं, तो पहले तो मुझे टेंशन देखने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ जो टोटल मास दिख रहा है इस जगह का मास चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ मैं टी देखना चाहता तो ये यहाँ पर तो आ रहा है, तो इंटीग्रेट एम नॉट एक्स डी एक्स को कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक, तो ये जो आएगा ना ये हो जाएगा इंटीग्रेट करके जो भी आ रहा है इसको यदि g से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा मास। फिर से देखो ध्यान से, नीचे जो आप लिख रहे होगे ना, इस एम एक्स एक्स टुकड़े का जो मास होगा, एक्स टुकड़े का जो मास होगा, उस एक्स टुकड़े के मास को कैसे पता करोगे, और उसको जो भी पता करते हो उसको जी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि डी एम जो भी था उसको इंटीग्रेट किया 0 से एक्स, और ये जो भी आता हमने जी से मल्टीप्लाई करना था। तो हमें ये जो मैंने सिस्टम मान लिया है ब्लू कलर का एक्स लेंथ का, उस टुकड़े का हमें मास पता चल जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि वेरिएबल मास पर यूनिट लेंथ है। और फिर टेंशन पता चल जाएगा, तो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया, तो टेंशन का वैल्यू आ गया, इधर इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है एम नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 के साथ जी। और अब देखिए किसी भी डिस्टेंस पे एट डिस्टेंस एक्स यदि हम वेलोसिटी देखना चाहते हैं तो टी बाय वहां जो मास पर यूनिट लेंथ होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। टी का वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा, एम नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2g, और उसको किससे डिवाइड किया, एम नॉट एक्स से। तो v का वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है एम नॉट एक्स कैंसिल आउट हो गया जी एक्स बाई 2। अब गौर करिए, ये v जब आ गया तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा जी एक्स बाई 2। अब हमें टाइम चाहिए, तो इंटीग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू जी बाई 2 डी टी, और इंटीग्रेट यदि करते हैं, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच द डिस्टेंस विल रीच टू द अदर एंड, डिस्टर्बेंस विल रीच टू द अदर एंड। हमें टाइम चाहिए एल लेंथ जाने में, तो पहले तो हमने जो भी पता किया है वो एक्स डिस्टेंस वाला, पहले उस पर थोड़ा सा विचार कर लें। तो एक्स डिस्टेंस ऊपर हमने इंटीग्रेट करके मास निकाल कर जी से मल्टीप्लाई करके टी से इक्वेट करके टी पता कर लिया। टी पता करने के बाद टी को उस जगह के म्यू से डिवाइड करके और स्क्वायर रूट एक स्क्वायर रूट लेकर के हम लोगों ने यहाँ पता कर लिया v, और जब v पता कर लिया तो इसको लिख रहे हैं डी एक्स बाय रूट एक्स अंडर रूट जी बाई 2 और साथ में डी टी। अब ये स्क्वायर रूट जब आ गया तो ये इंटीग्रेट करते वक्त यहाँ देखिए, वो स्क्वायर रूट में कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार फिर से लिख दूं इस स्क्वायर रूट को, ब्लू कलर का स्क्वायर रूट डाल देता हूँ अब, जिससे कि कलर में कंफ्यूज ना हो। यहाँ भी स्क्वायर रूट। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं और टाइम देख रहे हैं, तो टाइम कहाँ से कहाँ तक जाना था, 0 से t टाइम लगा, और ये x का वैल्यू भी 0 से लेके हम l तक गए, तो 2 रूट l हो गया लेफ्ट साइड इंटीग्रेट करके, राइट साइड में हो गया अंडर रूट जी बाई 2 और साथ में ये t। तो ये t का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट जी बाई 8 एल। अब ये हम लोगों को, थैंक यू, पता चल गया कि टाइम जो होगा, जैसे देख रहे हैं एक बार चेक करिएगा ध्यान से, रूट एक्स नीचे था, 2 रूट एक्स ऊपर आया, ये टी आ गया, जी नीचे जाएगा। यहाँ क्वेश्चन लिखने में मैंने जो सोचा उसमें क्या गड़बड़ है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, टी 2 रूट एल और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट जी बाई 2 से, ऊपर चला जाएगा 2 दूनी 4 रूट एल, 2 से मल्टीप्लाई 8 एल बाई जी। ये टाइम आ गया। ये केवल और केवल किसको हम देख रहे हैं,
ये पहले वाले क्वेश्चन के आंसर को देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी तो है, लेकिन जब आप आईआईटी की बात कर रहे हैं तो कैलकुलस आप मैथ्स में डिटेल पढ़ लेंगे। जब कैलकुलस मैथ्स में डिटेल पढ़ लेंगे तो आपका काम फिर आसान हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो उसे ही लिखते हैं। सॉल्यूशन अब 2 का देख रहे हैं, तो y इक्वल्स टू 0.1 और cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, याद करिए cos स्क्वायर माइनस थीटा होता था cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता था cos 2 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? cos स्क्वायर हो जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो यूज करिए 1 प्लस cos 2 थीटा, तो वो हो गया 4 पाई और साथ में 13t माइनस एक्स बाई 31। अब इसके बाद इन पूरे को डिवाइड कर रहे हैं किससे? इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो y का जो वैल्यू दिख रहा है 0.05, 1 से डिवाइड 2 से डिवाइड करने पर एक टुकड़ा, और दूसरा 0.05 cos 52 पाई टी माइनस 4 पाई बाई 31x। लेकिन यहाँ पर यदि ओमेगा की मैं बात करूं तो ओमेगा दिखेगा 52 पाई और के दिखेगा 4 पाई बाई 31। अब हम लोगों को बताने के लिए यदि 2 नंबर में ये कहा जाता है कि फाइंड आउट द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ तो के वाला देखो, के का वैल्यू हम लिखते थे 2 पाई बाई लेम्डा, जैसे ओमेगा का वैल्यू लिखते थे 2 पाई बाई टी, ये का वैल्यू हो जाता था 2 पाई बाई लेम्डा, जो अभी किसके बराबर है? 4 पाई बाई 31। तो यहां से हम लेम्डा के बारे में देख लेते हैं, तो लेम्डा का वैल्यू कितना आ गया? तो लेम्डा का वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं, तो लेम्डा आ जाएगा 31 इंटू 2 बाई 4, 2 2 जा 4, 15.5, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 155। यही हमारा आंसर है। लेम्डा का वैल्यू चाहिए 10 से मल्टीप्लाई कर, तब 10 लेम्डा चाहिए मुझे। ओमेगा का यहाँ कोई यूज था नहीं। यदि आप देखते हैं ओमेगा टी, सर ये जो इक्वेशन है इसमें वेव से आपने कैसे कंपेयर कर लिया? तो चेक करिए ना कि यहाँ जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन में हम जब देख रहे हैं तो ये ए सन ओमेगा टी माइनस के एक्स और साथ में कुछ ऐड किया गया, तो ये भी वेव का ही इक्वेशन है। ट्रैवलिंग वेव का कॉस स्क्वायर जब रहेगा तब वो ट्रैवलिंग वेव नहीं है, स्क्वायर को आप हटा देते हैं तब वो ट्रैवलिंग वेव। नेक्स्ट, वो नॉर्मल साइन या नॉर्मल कॉस वाला फंक्शन ट्रैवलिंग ओमेगा टी माइनस के एक्स का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उससे पहले, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को दिया गया है यूनिफॉर्म रो और उसको पुल करते हैं। एनएलएम में जाइए और एनएलएम में जाकर के ये देखिए कि यदि हम पुल करना शुरू करते हैं तो रोप का एक्सेलेरेशन हो जाता है F बाई एम, और आप यदि इसके इस सिरे से x डिस्टेंस पर चले आए, फ्री एंड वाले से x पे चले आए, ये कह रहा है।
फ्री एंड वाले से x पे चले आए और इस जगह हम ढूंढ रहे हैं कि टेंशन कितना होगा। तो क्या करते थे, यहां हम इसको सिस्टम मानते थे और इसको खींचने का काम यहाँ का टेंशन कर रहा है। एक्सलेशन ऑलरेडी निकाल चुके हो, मास होगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, और टी बराबर क्या लिख देंगे, मास जो सेक्शन का है इनटू ए। एम बाई एल को ही तो म्यू कहते हैं, म्यू इंटू एक्स इंटू ए के लिए कौन, एफ बाई एम। तो यहां से टी बाई म्यू कितना हो गया, एफ एक्स बाई एम। और टी बाई म्यू को यदि हम डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो हमें भी मिल जाता है। और यहाँ देखिएगा एफ एक्स और एम के बदले लेमडा इंटू एल, ये वो लेमडा दिया गया है मास पर यूनिट लेंथ, तो आप म्यू के बदले लेमडा यूज कर लेते हैं या लेमडा के बदले म्यू, तो ये फॉर्मेट आपके पास ये आ गया। आप यदि म्यू के बदले, यहाँ म्यू तो आदतन हमने यूज किया, यदि आप कहते एम बाई एल और उसके लिए क्वेश्चन में चूंकि मेंशन है लेमडा, तो आप यहाँ कह देते लेमडा, तो यहाँ भी आता टी बाई लेमडा। टी बाई लेमडा स्क्वायर रूट में जो है आप लिखते थे एफ एक्स बाई एम और एम लिखते थे लेमडा एल, हमें पता चल जाता वेलोसिटी। ये कहानी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम देख रहे थे। पहले एनएलएम वाला चैप्टर में आते हैं। एनएलएम वाले चैप्टर में आने के बाद हम लोग पहले एफबीडी बनाकर उस एक्स डिस्टेंस पर और ये पता करते हैं टेंशन, और टेंशन जब पता चल गया तो उसको चूंकि यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ है, तो उस जगह एक्स डिस्टेंस का जो मास पर यूनिट लेंथ है उससे डिवाइड करते हैं, फिर पता चल जाता है स्क्वायर रूट में पर वेलोसिटी ऑफ वेव। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसको जो जब एनालाइज करिए, यहां जो इक्वेशन दिया गया है, तो इक्वेशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाला मैं लिख रहा हूं उसे, y इक्वल्स टू ए साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा टी। बीच में प्लस साइन है तो ये पता चल गया कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा। और कंपेयर करते हैं किससे, हमें जो पता है ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। सर आपने x वाले को पहले लिख दिया, अरे कंपेयर करना है यार इसलिए, तो k इक्वल्स टू आ गया अल्फा ऑन कंपेरिजन, और ओमेगा इक्वल्स टू आ गया बीटा। तो यदि आपको k का और फॉर्मूला याद आए तो k के बदले क्या लिखते थे, 2 पाई बाई लेमडा, ये हो गया अल्फा। तो लेमडा कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 पाई बाई अल्फा। तो ये हमें पता चल गया लेमडा। और ओमेगा को क्या लिखते थे, ओमेगा को लिखते थे, ओमेगा को लिखा करते थे 2 पाई एफ, ये हो गया बीटा। तो फ्रीक्वेंसी एफ कितना हो जाता था, बीटा बाई 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी पता चल गया बीटा बाई 2 पाई, और लेमडा पता चल गया 2 पाई बाई अल्फा। और जा किधर रहा है, नेगेटिव। यदि ओमेगा टी प्लस के एक्स आता है तो या के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो वो नेगेटिव की तरफ जा रहा हो। बीच में प्लस साइन आ जाए या दोनों निगेटिव में हो, माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा टी होता तो माइनस कॉमन लेके बाहर कर देते, अल्फा एक्स प्लस बीटा टी आ जाता, तो फिर आप कहते हैं नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है एक हार्मोनिक वेव जिसका एम्पलीट्यूड दे दिया गया, लीनियर मास डेंसिटी अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है, और टेंशन अवेलेबल है, और फ्रीक्वेंसी पूछा गया। देखो यार, पावर के लिए हमें फॉर्मूला तो याद है, 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर। और याद करो, ओमेगा को लिख दिया करते थे, वी को लिखते थे अंडर रूट टी बाई म्यू,
और ओमेगा को लिखते थे 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी जहां होता था, इंटू ए स्क्वायर। अब मुझे बताइए पावर दिया गया है या नहीं? तो पहला काम हो गया कि हाँ पावर अवेलेबल है। फिर कौन दिया गया है? म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। फिर क्या दिया गया है? टी। फिर कौन दिया गया है? ये म्यू। टेंसर और म्यू अवेलेबल था तो ये तो भी तो है ही। एफ, ये भी आ गया। यही तो ढूंढ रहे हैं। और एम्पलीट्यूड दिया गया है। एम्पलीट्यूड को मीटर में लिखना 5/100, 0.05। पुट अप करो, ऐसा यूनिट, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड या हर्ट्ज आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फॉर्मूला। ओमेगा के लिए 2 पाई एफ लिखा और भी के लिए √T/μ। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखते हैं। सिक्स में पहले मुझे ये बताइए, पहला जो है वाई एक्स का रिलेशन है, तो क्या आपको ये पता चल जाएगा एक साइकिल कहां से कहां कंप्लीट हुआ? तो जहां से चलना शुरू किया मैक्सिमम से नीचे नेगेटिव मैक्सिमम तक आया, फिर एक्सट्रीम तक ऊपर, फिर मैक्सिमम तक पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा एक साइकिल कंप्लीट, वो वेव लेंथ होगा। तो 15 में से 10 को घटा लिया तो ये हो गया 5 मीटर, या हाँ ये आ गया वेव लेंथ। और अगला वाला टाइम के हिसाब से देख रहे हैं। अच्छा देखिए, हमें जो टाइम दिया गया है, मान लो यहाँ 1/2 है और यहाँ 1 है, तो क्या एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए यही टाइम पीरियड नहीं हो जाएगा? टाइम पीरियड हो गया 1/2। तो वेव वेलोसिटी भी क्या लैम्डा हो गया मीटर में 5 मीटर, और टाइम हो गया सेकेंड में 1 सेकेंड। तो ये कितना हो जाता? 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गया v। अब यदि मैं बात करता हूं कि वैल्यू वेव इक्वेशन का कैसे लिखा जाए, तो यदि टाइम 0 की मैं बात करता हूं, तो टाइम 0 के फोटोग्राफ में शुरू में जो है y वो मैक्सिमम दिख रहा है, तो कॉस वाला फंक्शन लिखना ठीक रहेगा। ए कॉस, याद करो ना एक फॉर्मूला, या तो ओमेगा टी माइनस के एक्स याद हमने करके बैठा हुआ है, या यदि लिखते थे ए साइन ओमेगा कॉमन लिखते थे टी माइनस के बाय ओमेगा। याद करो, ये कॉस में है तो कॉस ही, कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी। अरे सर आपने बेकार इतना लफड़ा किया, जब हमने शुरू किया था तभी तो हम यूज करते थे ए साइन ओमेगा और टी माइनस एक्स बाई बी, तो वो साइड डायरेक्ट आप बता देते। और यहाँ साइन के बदले हमने कॉस क्यों सोचा? कॉस इसलिए क्योंकि टाइम 0 पे वाई मैक्सिमम दिख रहा था पहला वाला डायग्राम में। और सर आपने ओमेगा को बाहर ले लिया है, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? तो मैं याद दिलाता हूँ 2 पाई/t। तो चलो ए का वैल्यू देखते हैं। ए का वैल्यू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है 0.2 पहले वाले चित्र से, कॉस, और टाइम दिख रहा है 1/2 टाइम पीरियड, और साथ में t माइनस एक्स भी दिख रहा है 10। हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। 1/t जो यहाँ आप कर रहे हैं, इस 1/t के कारण यहाँ हमने देखा ये t ऊपर चला आएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 0.2 cos 4 पाई ब्रैकेट में t माइनस एक्स बाई 10। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। यदि हम चाहते हैं कि 10 कॉमन ले लें, तो 10 कॉमन ले लें तो t के साथ 10 चला आएगा, तो 0.2 4 पाई/10 हो जाएगा 2 पाई/5, कॉस के बाद 2 पाई/5, कॉस 2 पाई/5, और साथ में आ जाएगा 10t माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन लिखने के लिए इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं।
दूसरे पार्ट को बाद में फिर हम लोग एनालाइज एसएचएम के फेज वाले आइडिया को थोड़ा सा फेज और पाथ लेंथ को यूज करते हुए फिर उसको ट्रिग्नोमेट्री के जनरल इक्वेशन वाले आइडिया से दूसरे पार्ट में हम लोग बढ़ सकते हैं। अभी 1 पार्ट तक आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखिए। 7 में एक डायग्राम दिया हुआ है। यदि उस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में पहले तो ये बताइए क्या एक्सेलरेशन आपको दिख गया? तो एक्सेलरेशन यदि दिख गया तो इक्वेशन दिख रहा होगा 18g माइनस टी इक्वल्स टू 18a और दूसरा होगा t माइनस 9g इक्वल्स टू 9a। इनको डिवाइड कर देते हैं तो 180 माइनस टी अपॉन टी माइनस 9t इक्वल्स टू 2/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 180 माइनस टी इक्वल्स टू 2t माइनस 180। अब यहां से देखिए 3t इक्वल्स टू हो जाएगा 360 और t इक्वल्स टू हो जाएगा 120। और यदि आपको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट 120 और म्यू के बारे में देखते हैं 12 ग्राम 12 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 3 किलोग्राम पर मीटर। अब यहां से चेक करते हैं तो ऊपर ये 10 टू द पावर 4 आ गया स्क्वायर रूट में, ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गया। अब यदि कहता है 15 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो धागे के रेस्पेक्ट में भाग रहा है ये इससे, तो टाइम जो हो जाएगा धागे के रेस्पेक्ट में ही स्पीड ये निकल के आता है। धागे के रेस्पेक्ट में एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुली पर जाना वाला 15 मीटर, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 15 मीटर और वो जो v आया है 0.15 सेकेंड। तो आपको टाइम पता चल गया कि धागे के रेस्पेक्ट में स्पीड पता है और धागे के रेस्पेक्ट में ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक कितने देर में जाएगा। एक्सलेशन रिफ्लेक्शन को आपको नेग्लेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो धागे का एक्सलेशन तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पहुंच गया है ना, तो ब्लॉक चलना शुरू किया, टेंशन देखो, वेलोसिटी देखो, डिस्टेंस बाय स्पीड से टाइम पता चल गया। वहां ये नहीं कि धागे सर एक्सलरेटेड था तो जब ये जा रहा होगा तो धागा कुछ एक्सलरेटेड होने के कारण कुछ इधर उधर नहीं, आपको सीधे सीधे ये देखना डिस्टेंस बाय स्पीड, वो क्वेश्चन ने हिंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले एक हिंट लिखा है कि 2 वेव एक साथ यदि कहीं आ जाए तो धागा तो 2 टुकड़ा होगा नहीं। एक वेव चाहता है कि 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जाऊं और दूसरा वेव चाहता है धागे के उस पॉइंट को जहां वो पहुंचा है 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाऊं। तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 से आप सोच सकते हैं। अब आइडिया देखिए, ये 2 वेव हैं, दोनों वेव के आपके मूवमेंट के बारे में भी कुछ कह दिया गया। हमें क्या कहा गया कि वेव का जो स्पीड है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 2 सेकेंड में कितना शिफ्ट होगा दोनों, तो लेफ्ट वाला जो है वो शिफ्ट होगा 1 सेंटीमीटर, तो -2 से उसका एक किनारा आ जाएगा -1 पे और 0 से वो 1 पे चला जाएगा। तो ध्यान से देखो, यदि मैं अलग अलग कलर से दिखाऊं तो ये जो है वेव शिफ्ट होकर के ऐसे आप देखो 1 तक आ गया और दूसरा ब्लू कलर में मैं बनाता हूं, दूसरे वाले वेव को देखो, दूसरा वाला जो है वो लेफ्ट शिफ्ट होगा 1 सेंटीमीटर, तो 3 के बदले उसका किनारा 2 पे आएगा और दूसरा 0 पे। तो ये देखो एक आया ऐसे, अब मुझे बताइए जब 2 वेव आपको दिखने लगे, मैं फिर से बना देता हूं, -1 से 1 और एक बना रहा हूं 0 से
तो गौर करो क्या होने वाला है। ये यहाँ दो वेव दिख रहे हैं, ये जो धागे का पॉइंट होगा, ये जो धागे का पॉइंट होगा, इसको एक वेव कितना ले जाना चाहता था, 2 सेंटीमीटर, और दूसरा भी ले जाना चाहता था 2 सेंटीमीटर। तो दोनों मिलजुल कर उसको कितना डिस्प्लेस कर देगा, तो y1 प्लस y2 आप देखिए ये यहां पर आ जाएगा कितने पे, तो यहां देखिए 4 सेंटीमीटर पे। उसके बगल वाला पॉइंट उसके कहीं नीचे, उसके बगल वाला पॉइंट और कहीं नीचे, उसके बगल वाला पॉइंट और कहीं नीचे। तो बाकी जैसा था वैसा ही रहेगा, बाकी जैसा था वैसा ही रहेगा। तो आपका जो रिजल्टेंट वेव दिख रहा है, वो रिजल्टेंट वेव कैसा दिख रहा है, तो रिजल्टेंट वेव दिख रहा है होगा, ध्यान से देखिएगा, -1 0 +1 और ये +2। अब यहां देखो 0 -1 से 0 तक एक जैसा, 1 वाले पॉइंट पे ये ऐसे ऊपर तक गया, और उसके बाद ये अचानक यहीं, और फिर उस 1 से 2 के बीच में तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये वेव जो हमें दिख रहा है वो इस पोर्शन में गौर करिए केवल, कि यहाँ पर जो वेव था, यदि दो अलग अलग कलर में आप देखते, एक ब्लू वाला देख रहे होते और एक ये ग्रीन वाला देख रहे होते, तो आप ये समझिए कि यहाँ ग्रीन वाला मौजूद है 1 से 2 के बीच, और -1 से 0 के बीच ये ब्लू वाला मौजूद है, -1 से 0 के, और बीच में दोनों का सुपर पोजिशन है। यहां पर कौन है, y = y1 + y2, तो जिसके कारण ये 0 से 1 के बीच में जो दो थे ना, एक ब्लू वाला भी था और एक ग्रीन वाला भी था, ग्रीन। ग्रीन वाला देखो, ये ग्रीन वाला, यहाँ पर ये ग्रीन वाला था। तो यहाँ पर ग्रीन और ये जो ब्लू थे, ये दोनों मिल के क्या हो गए, ये दोनों मिल करके रेड में बदल गया। क्यों, क्योंकि ग्रीन वाले की हाइट 0 से 1 की तरफ बढ़ रही है और ब्लू वाले की हाइट फिक्स है। तो जब ब्लू और ग्रीन वाला जुड़ेगा तो उनसे जो रिजल्ट आएगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि दो टुकड़ा में एक फिक्स है, दूसरा बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ते 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 4 तक हाइट उसकी, ये जो हाइट बन गया होगा वो 4 तक। तो रिजल्टेंट वेव इसलिए जो हमारे सामने आ रहा है, मैं फिर से यदि एक बार बना के बताऊं आपको, तो ये -1 0 1 2 यहां तक एक जैसा, फिर यहाँ, फिर ये, और फिर ये बन गया। और इसकी जो यहाँ पर हाइट दिखेगा ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, रिजल्ट 4 सेंटीमीटर। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमने अभी देखा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में, ए वेव जनरेट एट वन एंड ऑफ ए वेरी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, और उसमें इक्वेशन है अपने पास। दो वेव है, एक धागा है, तो जिसमें एक वेव राइट से लेफ्ट आ रहा है, ये y1, क्योंकि बीच में देखो पॉजिटिव साइन है, और एक लेफ्ट से राइट जा रहा है, एक नेगेटिव साइन। बीच वाला ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा और ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी।
अपोजिट डायरेक्शन, और x ग्रेटर देन 0 के लिए सारी कहानी। अब हमसे पूछ रहा है कि नोड कहां पर बनेगा। तो जो धागे पर हम वेव देखेंगे y1 प्लस नोड y इक्वल्स टू 0, तो y1 प्लस y2 देखते हैं। तो पहले मुझे ये बताइए, आपके सामने है cos c प्लस डी हो और cos c माइनस डी हो, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा। cos c प्लस डी यदि जानते हैं तो बताइएगा, cos c cos d माइनस sin c sin d, और cos c cos d प्लस sin c sin d। तो एक साइन वाला टुकड़ा कट जाएगा, बचेगा कौन, ट्वाइस cos c cos d। तो उसी आइडिया को यूज करिए, और ये जो y का वैल्यू है वो बचा रह गया ट्वाइस cos c वाला टुकड़ा। देखिए पाई बाई 2 इंटू 2 एक्स, और cos d वाला टुकड़ा देखिए पाई बाई 2 इंटू 8 डी। अब हम क्या चाहते हैं कि नोड बने, तो नोड बने तो ये y क्या हो जाए, 0। तो y यदि 0 हो जाए तो इसका मतलब है cos पाई x जो है वो 0 हो जाए। ये पाई x है या के एक्स है, हाँ पाई x। अब यदि ये पाई x 0 हो जाए तो हम देखेंगे पाई x इक्वल्स टू पाई बाई 2, क्योंकि x का मिनिमम वैल्यू चाहिए। 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 तक जाएंगे नहीं, x इक्वल्स टू पाई बाई 2। x का वैल्यू हो गया 1/2, जहां हम ये देख रहे हैं 0। x का वैल्यू चाहिए था मुझे, x वाले को मैंने 0 किया। और x वाला भी 0 होगा तब भी काम बन गया, वह 0 हो जाएगा, टाइम चाहे कुछ भी हो। और अपोजिट डायरेक्शन में जब एक जैसे फ्रीक्वेंसी के इस तरह वेव आकर जुड़ते हैं तो जो नया वेव बनता है वो बनता है स्टैंडिंग वेव, ये जो रिजल्टेंट वेव है। और इस तरह का जो फॉर्मूला आएगा cos के एक्स cos ओमेगा टी, या sin के एक्स sin ओमेगा टी, या sin के एक्स cos ओमेगा टी प्रोडक्ट वाला, ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता है। और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे हमें दिखते हैं। और यदि सितार के वायर या गिटार के वायर को स्ट्राइक करके छोड़ दें तो वहां जो ऑसिलेशन होगा, तो जैसे किनारे वाला पॉइंट फिक्स है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो हर एक टाइम पे 0 होगा। और ऐसे पॉइंट जो होंगे वायर पे जिनका पॉइंट फिक्स हमेशा 0 दिख रहा होगा डिस्प्लेसमेंट फॉर ऑल टी, उन्हें ही हम स्टैंडिंग वेव में नोड कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ट्रांसवर्स वेव इज ट्रेवलिंग थ्रू ए होमोजेनियस मीडियम। अब ये कह रहा है कि कोई भी वेव है और मीडियम की चर्चा कर दिया, और मॉड्यूलस हमारे पास है। याद करिए, मॉड्यूलस जब दे दिया गया ना, तो ये वैसे जब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को लेकर के हम लोग हुक्स लॉ की तरफ जा सकते हैं। हुक्स लॉ की तरफ हम लोग देखते हैं, स्ट्रेस इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन।
ये हम लोग साउंड वेव के टाइम पे डिराइव करेंगे। वेव वेलोसिटी हो जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E अपॉन डेंसिटी D। एक फॉर्मूला ये हम ध्यान रखते हैं। तो मैक्सिमम पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके लिए याद करिए, हम लोग लिखते हैं ए ओमेगा एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको लिखते हैं 2 पाई v बाई लेमडा, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं v इक्वल्स टू एफ लेमडा। वेलोसिटी उसमें ये हम लोगों ने देखा इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी, और v टू एफ साउंड वेलोसिटी में पढ़ेंगे ये आगे। और v पार्टिकल ए ओमेगा एस एच एम से जानते हैं, v इक्वल्स टू एफ लेमडा किसी भी वेव का कि एक साइकिल ये टी जो वेव इधर जा रही है v स्पीड से, तो एक साइकिल के तक का लेंथ जो हो गया वेव के जाने का स्पीड इनटू टाइम, टाइम को लेमडा इक्वल्स टू v बाई एफ, तो एफ लेमडा इक्वल्स टू हो जाता है v। ये यहाँ आपने देखा v इक्वल्स टू एफ लेमडा, तो f इक्वल्स टू बाई लेमडा। अब इस रिलेशन में v पार्टिकल अवेलेबल है, एम्पलीट्यूड अवेलेबल है, लेमडा अवेलेबल है, तो v पता चल जाएगा। और v पता चल गया तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अवेलेबल है, वो जीपी एक का मतलब गीगा पास्कल। गीगा मेगा होता है 10 टू द पावर 6, गीगा होता है 10 टू द पावर 9, 20 इंटू 10 टू द पावर 9। अब ये ई का वैल्यू, यदि ये जो इक्वेशन आया है वीपी वाला, उससे हमने वेलोसिटी पता कर लिया, वेलोसिटी पता चल गया, तो हम ई का वैल्यू यूज करके डेंसिटी पता कर लेंगे। और जब डेंसिटी भी पता कर चुके तो हमसे अब पूछ क्या रहा है, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस। तो शियर स्ट्रेस हम लोग क्या लिखते, शियर स्ट्रेस लिख देते वेलोसिटी जो धागे का लिखते हैं अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी। तो आपको इंटू डेंसिटी, अब यहां से चेक करिए कि हमें यदि v को स्क्वायर करके d को लेफ्ट साइड लाने का मौका मिल जाए, तो ये हो जाएगा t बाई पाई आर स्क्वायर, और इसी का क्या नाम होगा, शियर स्ट्रेस इलास्टिसिटी में। तो ये कई आइडिया को मिक्सअप करके क्वेश्चन नंबर 10 टाइप का ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो शियर स्ट्रेस के लिए वेलोसिटी स्क्वायर इनटू डेंसिटी हमें यहां दिख रहा है। शियर स्ट्रेस के लिए वायर में हम लोग यूज कर लेंगे वेलोसिटी स्क्वायर इनटू डेंसिटी, और उस तक पहुंचने का ये लंबा चौड़ा रास्ता आपने अभी देखा। वी पार्टिकल वाले फॉर्मूले से लेमडा दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है, वी पार्टिकल दिया है, तो वेलोसिटी निकल आएगा, और वेलोसिटी अप अंडर रूट इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी से डेंसिटी निकल आएगा, और जब डेंसिटी निकल आया तो वेलोसिटी स्क्वायर इनटू डेंसिटी से टी बाय पाई आर स्क्वायर निकल आएगा, जिसे हम कहेंगे शियर स्ट्रेस या स्ट्रेस। टी बाय स्ट्रेस को हम लोगों ने पढ़ा है ना, स्ट्रेस क्या पढ़ा है, स्ट्रेस इलास्टिसिटी फोर्स अपॉन, स्ट्रेस के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फोर्स टी वायर में अपॉन
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, तो डी बाई पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू डी।